हाय एवरीवन। आज हम करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और ये करंट अफेयर है आपके विजन आईएएस के। तो यहाँ से पहले का जो टॉपिक है वो हमने सब कवर कर चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं ऑफशोर विंड एनर्जी से। तो न्यूज़ में क्यों है, देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को, ताकि जो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस जो ये प्रोजेक्ट है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो अगर हम फीचर्स देखें इस स्कीम के, नोडल मिनिस्ट्री जो है जिसके अंडर में ये स्कीम आई है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एम की बात करें तो हम एम क्या है, एम होगा इंस्टॉलेशन होगा, कमिश्निंग होगा 1 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स का, 500 मेगावाट ईच ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु। तो इसमें क्या होगा, वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है, देखिए कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स पे 2005 में उसने अप्रूव की है एक वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। ये स्कीम होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा पीपीपीज को इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी। तो जितना भी फंड होगा वो कहाँ से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। एंड अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स क्या है, इट्स एम्स एट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट फॉल मार्जिनली शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी। सपोर्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है, बट अगर हम देखें वो कहाँ पे फॉल करते, तो फॉल करते फाइनेंशियल वायबिलिटी से। तो जो सपोर्ट है इस स्कीम के अंडर उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सर्स आर सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। की फैक्ट्स देखें ऑफशोर विंड एनर्जी के, तो MNRE का एक सेट है टारगेट का 30 गीगावाट ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन होगा 2030 तक अंडर नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015। कंपैरिजन अगर हम देखें, कंपैरिजन ऑफ ऑफशोर एंड ऑनशोर विंड एनर्जी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो ऑफशोर विंड एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जनरेट्स करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, 1 मेगावाट मोर एनर्जी इन ऑनशोर टर्बाइंस, क्योंकि यहाँ पे जो टर्बाइंस का साइज़ होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एफिशिएंसी की बात करें तो जो सी पे जो विंड होती है स्ट्रोंगर होती है, और अगर हम देखें तो वो एक ही डायरेक्शन में बहते हुए आपको नज़र आएगी। लेस इंट्रूसिव है, फीवर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं इसके। तो यहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन है उसका कोई भी इशू नहीं होता। अगर बात करें ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट की, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं अगर हम इनको कंपेयर करें ऑफशोर विंड एनर्जी के साथ। इनका इंस्टॉलेशन क्विकर होता है, लोअर ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम होता है। प्रूवन टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस वियर एंड टीयर, तो वियर एंड टीयर भी यहाँ पे कम होता है। टेक्नोलॉजी इज प्रूवन। कॉन्स की बात करें इसके, तो नॉइस पोल्यूशन होता है, अनप्रेडिक्टेबल विंड स्पीड्स होती है, और डायरेक्शन भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। लिमिट्स ऑन लैंड अवेलेबिलिटी एंड लैंडस्केप। बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिलीज़ किया है स्कीम गाइडलाइंस, जो डेवलपमेंट होना है स्टैंडर्ड एंड रेगुलेट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स का डेवलपमेंट होना है, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बनेंगे, और ये एक मिशन की तरह जाना जाएगा जिसको नाम दिया गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके कुछ की फीचर्स है, जैसे कि अगर बजटरी आउटले की बात करें तो 200 करोड़ का जो बजट है फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दी गई है, और ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक ही होगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें, आइडेंटिफाई करेगा गैप्स को, जो भी एग्जिस्टिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स के लिए बात करें, या फिर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, या फिर प्रोसेसेस की बात करें वैल्यू चेन में ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स जो भी इसके डेरिवेटिव्स है, तो वहाँ पे जो भी गैप्स है
उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की बात करें तो इसको इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी करेगी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी की वहीं पे अगर हम बात करें तो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी आइडेंटिफाई करेगी टेस्ट फैसिलिटीज़ को, फिर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्या करेगी, एक कॉल जो है उसको इशू करेगी प्रपोजल्स के लिए, कंसल्टेशन करेगी MNRE के साथ ताकि जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है उनका कैसे एस्टेब्लिशमेंट हो। प्रपोजल को इवैल्यूएट करेंगे, एक जो प्रोजेक्ट अप्रेजल कमिटी है वो आएगी उसको इवैल्यूएट करेगी। सेलेक्टेड एजेंसीज की बात करें तो इट विल बी रिकमेंडेड बाय पैक टू MNRE टू इशूइंग sanctions। लेटर ऑफ वोट की बात करें, इट शैल बी इशूड टू एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बाय SIA। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगे मिशन के 2030 में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस है, एमिशन अवर्टेड 50 MMT ऑफ CO2 एमिशंस। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस जो है हमें अचीव करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 MMT पर एनम के हिसाब से। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें, अप्रोक्सीमेटली हमें 125 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी का उसको हमें ऐड करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगभग होगी 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बनाया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 16 लाख फुल टाइम जॉब्स ये यहाँ पे क्या होगी, जनरेट होंगी। फंडिंग एंड डिसबर्समेंट की बात करें, MNRE फंड अप करेगा, 100% जो कैपिटल कॉस्ट का है वो वहीं से आएगा। गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए 70% जो कैपिटल कॉस्ट है वो जाएगा नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें 2023 में इसको लॉन्च किया गया है और यहाँ पे जो पूरा जो बजट इस स्कीम को दिया गया है दैट इज़ 19,744 करोड़। ड्यूरेशन अगर हम देखें तो फेज़ 1 थी इसकी 2022 से 26 तक रहेगी, फेज़ 2 होगी इसकी 2026 से 2030 तक। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है प्रोडक्शंस के लिए, यूसेज के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। किसका, ग्रीन हाइड्रोजन हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर सके एज अ फ्यूल एंड उसको फिर एक्सपोर्ट भी कर सके। की कंपोनेंट्स की बात करें तो फैसिलिटेटिंग डिमांड क्रिएशन, स्ट्रैटेजिक इन्वेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, पायलट प्रोजेक्ट्स स्टील के लिए, मोबिलिटी के लिए, शिपिंग के लिए, डिसेंट्रलाइज एनर्जी एप्लीकेशंस के लिए एटसेट्रा। डेवलपमेंट होगा यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का। एग्जाम्पल जैसे 3 पोर्ट्स नेमली दीनदयाल जो कि कंडला ओडिशा में बनाया गया है और चिदम्बरम विच विल बी इन तमिलनाडु। इनिशियल स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। गेल लिमिटेड started India's maiden projects of blending hydrogen in city gas distribution grid in इंदौर मध्य प्रदेश। NTPC लिमिटेड ने इनिशिएट किया है ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग को, तो 8% इसको ब्लेंड किया जाएगा PNG नेटवर्क में, NTPC सूरत गुजरात में। देन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि ग्रेटर नोएडा में जो बसेस है उनको स्टार्ट कर दिया गया है, और लेह में तो इनको किसने स्टार्ट किया है, NTPC ने। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने डेवलप किया है 60 किलोवाट कैपेसिटी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन होता है जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या होता है, पानी स्प्लिट होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है स्प्लिट होते हैं इस प्रोसेस में, किसमें, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जब पानी को हीट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया जाता है, तो यहाँ पे स्प्लिट करते हुए आपको दिखाई देंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल
सोर्सेज, और जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं वो जनरेट होगी रिन्यूएबल सोर्सेज से। जो दूसरा मेथड है जिससे हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं वो होता है बायोमास से। इसमें क्या होता है, हम जो बायोमास है उसका गैसिफिकेशन करते हैं ताकि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो सके। एप्लीकेशंस की बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, तो जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें यूज़ होता है, एविएशन एंड मैरीटाइम में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है जैसे कि फर्टिलाइजेशन, रिफाइनरी, सील ट्रांसपोर्ट में यूज़, स्टील में ट्रांसपोर्ट होता है, एंड ट्रांसपोर्ट जैसे कि रोड, रेल, शिपिंग में यूज़ होता है, पावर जनरेशंस में भी इसका यूज़ होता है। हाइड्रोजन के बहुत तरह के होता है, बहुत तरह का हाइड्रोजन होता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्लैक हाइड्रोजन एंड ब्राउन हाइड्रोजन। प्रोसेस कैसी होती है, कोल गैसिफिकेशन करके इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसकी बेसिकली जो सोर्स होती है वो कोल होता है। ग्रे हाइड्रोजन आता है मीथेन के रिफॉर्मेशन से, जो कि इसकी सोर्स होती है नेचुरल गैस। उसके बाद बात करते हैं ब्लू कलर का हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन एंड मीथेन रिफॉर्मेशन विद CCUS, तो ये इसकी जो एक सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल है। टर्काइज हाइड्रोजन आता है पायरोलिसिस के प्रोसेस से, पायरोलिसिस करके, और ये मीथेन इसकी सोर्स है। पिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस किया जाता है और ये न्यूक्लियर एनर्जी इसका एक सोर्स है। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस करके या फिर बायोमास इलेक्ट्रोलिसिस या फिर बायोमास गैसिफिकेशन, और सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी। सो साइट मतलब स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम रिसेंटली यहाँ पे एलोकेट हुआ है फॉर बिडिंग फॉर ग्रीन अमोनिया अंडर साइट प्रोग्राम। इसको एनहेंस किया गया है, कैपेसिटी जो अवेलेबल है बिडिंग की अंडर मोड 2A ऑफ साइट प्रोग्राम उसको इंक्रीज किया गया है 5,50,000 MT पर एनम टू 7,50,000 टन्स पर एनम। मोड 2A जो है साइट प्रोग्राम के, इसमें क्या होगा, इंसेंटिव फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन। यहाँ पे सेलेक्टेड जो बिडर है प्रोवाइड करेगा उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव 3 साल के लिए, ग्रीन अमोनिया जितना भी वो प्रोड्यूस करेंगे और जितना भी वो सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसको इंसेंटिव जाएगा। अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो जैसे कि आप वर्ड से ही देख सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। रिसेंटली जियोथर्मल पावर पोटेंशियल ऑफ 10,600 मेगावाट को आइडेंटिफाई किया है इंडिया में। जियोथर्मल एनर्जी होती है एक रिन्यूएबल हीट एनर्जी जो कि आपका जो अर्थ है उसमें स्टोर होती है और वहाँ पे ही जनरेट होती है बेसिकली अर्थ के अंदर। सो जो इंटरनल हीट जो होती है इसको हम इंटरनल हीट होते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के गर्भ में प्रोड्यूस होती है। इंटरनल हीट या फिर इसको थर्मल एनर्जी ये होती है रेडियो एक्टिव डिके से प्रोड्यूस होती है और वहाँ पे क्या होता है कंटिन्यूअल हीट लॉस होता है फ्रॉम अर्थ फॉर्मेशन। तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ इश्यूज भी है जियोथर्मल एनर्जी के साथ, जैसे कि पॉसिबल लैंड सब्सिडेंस, हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अगर हम ट्रांसपोर्ट करें जियोथर्मल एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे, तो इसके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जो प्लांट जो लोकेटेड है वो लोकेटेड है रिमोट एरिया पे। पॉसिबल रिलीज किसका, टॉक्सिक केमिकल्स का, जैसे आपका टॉक्सिक केमिकल्स में आ गए मर्क्यूरी, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बोरोन। दूसरे इश्यूज भी है, हायर कैपिटल कॉस्ट है, टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी के इश्यूज है। अगेन रीज़न इज रिमोट लोकेशन। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया ने, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। 100% फाइनल सपोर्ट मिलेगा बाय MNRE टू गवर्नमेंट या फिर नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, और 70% जो सपोर्ट मिलेगा इंडस्ट्रीज़ को, स्टार्टअप्स को, एट्सेट्रा। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म अंडर US इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। यहाँ पे अगर इसमें मैप में देखिए इंडिया के मैप में, तो जियोथर्मल एनर्जी कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है ये हमें दिया गया है। नॉर्थ वेस्ट हिमालय में आप देख सकते हैं,
उसके बाद फिर आप जियोथर्मल के जो प्रोविंसेस है, और ये रेड कलर का दिखा रखा है इम्पोर्टेंट थर्मल स्प्रिंग्स हीट फ्लो इन इटैलिक्स 90 जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो वी हैव या इट इज़ इन सहाना में भी है, देन यू कैन सी नॉर्थ ईस्ट हिमालय में बहुत पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी का, और महानदी बेसिन वाले एरिया में, एंड देन वेस्ट कोस्ट में, राजापुर में, मुंबई में, एंड तुल्स श्याम में एट्सेट्रा। ओके, अब बात करते हैं हम अंडरग्राउंड कोल क्लासिफिकेशन की। सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बेसिकली क्या करा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है एक पायोनियरिंग अंडरग्राउंड कोल क्लासिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट, झारखंड में इसको लॉन्च किया है। ओके, अंडरग्राउंड कोल क्लासिफिकेशन की बात करें, सो इट इज़ एनर्जी जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है अंडरग्राउंड कोल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे कोल को गैसिफाई किया जाता है या फिर केमिकली कन्वर्ट किया जाता है एक सिंथेसिस गैस में, जिसको हम सिन गैस भी बोलते हैं, इन इट्स ओरिजिनल कोल सीम। सो यूसीजी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, नोट क्लासिफिकेशन, गैसिफिकेशन सिमिलर होता है सरफेस कोल गैसिफिकेशन गैस के। टिपिकली मिक्सचर होता है मीथेन का, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। सो जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है, इन सिटू कंबशन है कोल सीम का, ताकि यूजेबल गैस को क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया सके। ये जो प्रोसेस है कैसे होता है, कैसे इनिशिएट होती है, दिस प्रोसेस इज इनिशिएटिंग बाय इंजेक्टिंग स्टीम एंड एयर या फिर ऑक्सीजन किसमें, सीम में, फिर उसको इग्नाइट किया जाता है, और जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्लांट की। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस्ड एंड कंटामिनेटेड जोन दिखाया गया है, कोल सीम है, इंजेक्शन होगा, वेल ऑक्सीजन प्लस वाटर देगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, लो एयर का एमिशंस होता है, CO2 को सेपरेट किया जा सकता है, CO2 सेपरेशन, स्ट्रीम टू अमीनेबल कोल गैस क्लीनिंग, प्रोडक्शन, वेल हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 प्लस माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट, और फिर यहाँ पे ऐश प्लस 4 रिलीज होता है। सो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें UCG का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, फीड स्टॉक, प्रोडक्शन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, बेनिफिट्स बहुत होते हैं। एक्सेस मिल जाता है टू अमीनेबल कोल, रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कोल माइनिंग एंड सरफेस गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स। एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे 3% से भी कम लैंड एरिया की ज़रूरत होती है कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शंस के लिए, सेम अमाउंट ऑफ गैस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन कुछ कंसर्न भी है, जैसे कि कंटामिनेशन बहुत होने की चांसेस है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाता है, इंड्यूस सब्सिडेंस एंड अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है कोल गैसिफिकेशंस के लिए। नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन का जो एम है, इसमें हमें क्या करना है, अचीव करना है कोल गैसिफिकेशन को, लिक्विफेक्शन को ऑफ 100 MT ऑफ कोल बाय 2030। देन वी हैव डेडिकेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ UCG इन कोल एंड इग्नाइट बेयरिंग एरियाज इन इंडिया। इसको अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 2015 में। वी हैव अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है जो कि प्रमोट करेगी कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग and private sector. Then we have joint venture agreements, government promoting projects using coal gasification through JWA such as CIL and BHEL for setting up an ammonium nitrate plant through
कोल गैसिफिकेशन। ओके, नाउ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें, नेचुरल फार्मिंग की, रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है लॉन्च किसका, नेशनल मिशन का ऑन नेचुरल फार्मिंग एज अ स्टैंडर्ड अलोन। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इसमें क्या होता है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को रिनेम किया जाता है एज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग फ्रॉम 2023-24, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे देश में। सो ये जो स्कीम है BPKP सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इनिशिएटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। उसको इनिशिएट किया गया था। सो इट वॉज मेड अ सब स्कीम अंडर अम्ब्रेला स्कीम ऑफ, एक इसकी अम्ब्रेला स्कीम थी जिसका नाम था परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसको लॉन्च किया जाता है 2019 में। तो एक सब स्कीम लेके आते हैं जिसका नाम रखते हैं कृषि पद्धति, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। एम क्या होता है, कवर करना है 12 लाख हेक्टेयर को 600 मेजर ब्लॉक्स में पूरे देश के, प्रोवाइड्स करना है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 12,200 पर हेक्टेयर 3 साल के लिए, क्लस्टर फॉर्मेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। की फीचर्स क्या है, इम्प्लीमेंटेशन देखें तो 15,000 क्लस्टर्स इन विलिंग ग्राम पंचायत, NF would be initiated in 7.5 lakh hectare area over the next 2 years। दूसरे कंपोनेंट्स की बात करें मिशन की, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स है एस्टेब्लिश होंगे इजीली फॉर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी टू यूज़ इनपुट्स। मॉडल डेमोन्स्ट्रेशंस फार्म्स को सेटअप किया जाएगा ताकि फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। फिर उसके बाद कृषि साखी होगी अवेयरनेस जनरेशंस के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, और जो विलिंग फार्मर है उनके हाथ, उनको मतलब एक हेल्प करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है नेशनल मिशन का ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्रमोट करनी है नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस ताकि सेफ और न्यूट्रिशियस फूड दिया जा सके सबको। सपोर्ट करना है फार्मर्स को ताकि जो इनपुट कॉस्ट है कल्टीवेशंस का उसको कम से कम किया जा सके। और जैसे फार्मर डिपेंड करते हैं एक्सटर्नली परचेज इनपुट्स पे, तो उससे क्या करनी है, उनकी जो इनकम है उसको इंक्रीज करना है। क्रिएट करना है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स एंड ब्रांडिंग फॉर NF प्रोडक्ट्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। पॉपुलराइज करना है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री मॉडल्स को बेस्ड ऑन, जैसे देसी काव है या एंड लोकल रिसोर्सेज। कलेक्ट करना है, वैलिडेट करना है डॉक्यूमेंट को, NF प्रैक्टिसेस को बीइंग प्रैक्टिस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, केमिकल फ्री होती है। इनपुट्स की बात करें बहुत कम यहाँ पे इनपुट लगाया जाता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग सिस्टम है विच इज़ बेस्ड ऑन लाइफ स्टॉक एंड लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी हैं। जबकि जो सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स जो फार्मर्स यूज़ करते हैं उसको कम से कम यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। स्टेट्स प्रैक्टिसिंग NFR जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एटसेट्रा। बेनिफिट्स भी है नेचुरल फार्मिंग के, जैसे यहाँ पे यील्ड इम्प्रूव होगी एंड सॉइल माइक्रोबायोटा है उसको रिवाइटलाइज करना है, सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, सॉइल की बायोलॉजी यहाँ पे बेटर होगी, एग्रो बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी एंड जुडिशियस यूसेज करना है पानी का। ऐसा नहीं कि पानी को हमें वेस्ट करना है, बिकॉज ऑलरेडी इतनी स्कैर्सिटी है पानी की, तो हमें क्या करना है, जुडिशियस उसका यूज़ करना है। स्मॉलर कार्बन एंड नाइट्रोजन फुटप्रिंट्स, यूज ऑफ बायो इनोक्यूलम न्यूट्रिएंट्स कंटेंट एंड इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी फॉर ह्यूमन। अब इसके कुछ कंपोनेंट भी है नेचुरल फार्मिंग के, जैसे कि बीज अमृत। यहाँ पे क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा सीड्स का काव के डंग को यूज़ करके, काव की यूरिन को एंड लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशंस पे। तो कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस बनाए जाएंगे जिसमें हम कावडंग का यूज़ करेंगे, यूरिन का एंड लाइम का। ये तो हो गया बीज अमृत की बात। अब बात करते हैं जीवा अमृत। सो ये एक बायो स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी है सॉइल में उसको प्रमोट करेगा। देन मुल्चिंग, कवरिंग ऑफ सॉइल सरफेस यूजिंग लाइव क्रॉप्स एंड स्ट्रो डेड प्लांट का बायोमास से, ताकि मॉइस्चर को कंजर्व किया जा सके। उसके बाद आता है वपासा, एक्टिवेट करेंगे अर्थफॉर्म
को सॉइल में वाटर वेपर कंडेंसेशन। प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें हम बायोलॉजिकल कॉन्कोक्शंस को स्प्रे करेंगे ताकि पेस्ट है, कुछ डिजीज़ है, वीड है, वो हमारे प्लांट्स को हार्म ना कर पाए। अब देखिए ऑर्गेनिक वर्सेस नेचुरल फार्मिंग। अब आपने बहुत ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि हम तो भाई ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग? ऑर्गेनिक में क्या होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व करता है ऑफ फार्म परचेज्ड ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स। नेचुरल फार्मिंग में हम कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं ऑन फार्म इनपुट्स जो कि देसी काव पे बेस्ड है। सॉइल करेक्शन अगर हम बात करें, नीड बेस्ड सॉइल करेक्शन थ्रू नेचुरल माइंड मिनरल्स। यहाँ पे कंपोस्ट का यूज़ किया जाएगा, वर्मी कंपोस्ट का, मिनरल्स का यहाँ पे अलाउ नहीं होता यूज़, सॉरी। एग्रो प्रैक्टिसेस की बात करें सो यहाँ पे रिक्वायर करता है प्रैक्टिस जैसे कि प्लोइंग, टिल्टिंग, मैन्योर का मिक्सचर, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स एंड वीडिंग एटसेट्रा टू बी परफॉर्म्ड। डिकम्पोजिशन देखिए हम ऑर्गेनिक मैटर की बाई यहाँ पे माइक्रोब के ज़रिए कराई जाएगी, अर्थफॉर्म के ज़रिए इट इज़ एनकरेज्ड ऑन द सॉइल सरफेस। अगर हम देखें कॉस्ट तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर्स की नीड बढ़ जाती है। अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो इट विल बी लो कॉस्ट एंड रिलायंस बेसिकली किस पे होगा, लोकल बायोडाइवर्सिटी पे। कुछ बहुत और भी इनिशिएटिव है जो लिए गए हैं प्रमोट करने के लिए नेचुरल फार्मिंग को, जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। मैनेज क्या है, एक नॉलेज पार्टनर है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। डिजिटलाइजेशन होगा सक्सेस स्टोरीज का नेचुरल फार्मिंग से। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोशन होगा केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल सिस्टम्स का, डेवलपमेंट का ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर नेचुरल फार्मिंग। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें, वन ऑफ द 8 मिशन है, इट इज़ आउटलाइंड अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सो PKVY की बात करें 2015 में लॉन्च होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि केमिकल से, पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज से फ्री होंगे, और इसमें इको फ्रेंडली लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया था। अब बात करते हैं नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है AI बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसमें कि नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जिसको बोला गया है और प्रमोट करेगा यहाँ पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इंडिया। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम होता क्या है, देखिए एम क्या है, रिड्यूस करना है हमें जो फार्मर डिपेंड करते हैं पेस्टिसाइड्स पे, पेस्टिसाइड्स के रिटेलर्स पे, उनको उन पे बेसिकली यहाँ पे डिपेंड ना होना पड़े, एंड उनको जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको अप्लाई करना है अमंग देम टूवर्ड्स पेस्ट मैनेजमेंट। सो क्या बहुत एजेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे कि कोलैबोरेशंस हुआ है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का, क्वारंटीन एंड स्टोरेज का, एंड ICAR का, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। की फीचर्स देखेंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल एंड एक्सपर्ट एडवाइस। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल मेथड है जिसका जो इम्पोर्टेंस है वो किस पे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना है, एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। पेस्टिसाइड्स आप ले रहे हो बट वो प्लांट ओरिजिन के होनी चाहिए। कंपोनेंट्स देखिए, मेथड देखिए कि कौन कौन से मेथड यहाँ पे यूज़ होंगे पेस्ट मैनेजमेंट के, जैसे कि कल्चरल पेस्ट कंट्रोल, इसमें मेथड यूज़ किया जाएगा क्रॉप रोटेशन, फॉलोइंग हार्वेस्टिंग डेट्स एट्सेट्रा। फिजिकल और मैकेनिकल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे यूज़ होगा मैकेनिकल मेथड का और टेक्निक्स का, जैसे कि हैंड पिकिंग, पेस्ट को हाथों से पिक किया जाएगा, और इंसेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, या फिर जो इंसेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें, ऑगमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल पेस्ट एनिमीज जैसे इंसेक्ट्स, प्रीडेटर्स, पैरासिटिक, नेमाटोड्स, फंजाई एट्सेट्रा, उनको हम
यहाँ पे रखेंगे ताकि वो पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको कम करे। केमिकल कंट्रोल यूज़ होगा पेस्टिसाइड्स का, लास्ट रिजोर्ट होगा व्हेन अदर्स मेथड फेल। तो अगर बाकी जो मेथड है वो फेल हो जाते तो फिर हम किस पे जाएंगे, लास्ट मेथड है जो कि केमिकल की तरफ बढ़ेंगे। फूड वेस्ट इंडेक्स की बात करें सो यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है एक फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट विद रैप वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। फूड वेस्ट इंडेक्स की बात करें, ट्रैक करता है ग्लोबल नेशनल जनरेशन ऑफ फूड and inedible parts wasted at retail and consumer household and food service level। सपोर्ट करता है गोल किसका, 2 इंडिकेटर्स का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 जिसको हम अचीव कर लेंगे 2030 से, एंड SDF 12.3A एंड SDG 12.3.1 B। SDG 12.3A एंड SDG 12.31 B सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या क्या है, फूड लॉस इंडेक्स, इसमें रिड्यूस करना है फूड लॉसेस को प्रोडक्शन के अलोंग, सप्लाई चेन के अलोंग, जिसमें कि जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। कस्टोडियन की बात करें FAO होगा। फूड वेस्ट इंडेक्स हाफ पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट एट रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल, कस्टोडियन UNEP की फाइंडिंग्स क्या है, जैसे कि हाउस होल्ड्स है सारे कंटिनेंट्स में। तो यहाँ पे देखा गया है कि 1 बिलियन मील्स का वेस्टेज होता है एक दिन में, 2022 की रिपोर्ट है। फूड वेस्ट जनरेट्स करता है एस्टिमेट 8 to 10% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो जो भी फूड वेस्ट हो रहा है उससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। रैप की बात करें, क्लाइमेट एक्शन NGO है, इसको UK में एस्टेब्लिश किया गया था 2000 में, एंड ये वर्क कर रहा है टैकल करने के लिए जो भी क्लाइमेट क्राइसिस के कॉजेज़ हैं, और ये क्या कर रहा है, एंड गिव दैट प्लैनेट आ सस्टेनेबल फ्यूचर इसको देता हुआ नज़र आएगा। ओके, सो यहाँ पे सजेशन फॉर रिड्यूसिंग फूड वेस्ट थ्रू कोलैबोरेटिव अप्रोच एंड सिस्टमिक एक्शन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, एग्जाम्पल जैसे कि कोर्ट होल्ड कमिटमेंट 2030 UK ऑस्ट्रेलियन फूड पैक्ट। एस्टेब्लिश करना एक रोड मैप या फिर डिलीवरी प्लान, जिसमें कि प्रायोरिटी एरियाज़ को टारगेट किया जाएगा, प्रायोरिटी एरियाज़ को या फिर हॉटस्पॉट को, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है फूड का। दूसरे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस देखिए, अगर हम न्यूज़ में जैसे कि पैरा क्रॉपिंग सिस्टम, ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है ओडिशा में, रिपोर्टेडली ड्वेंडलिंग कर रही है रिसेंट ईयर में। पैरा क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, एक रिले मेथड है जिसमें हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पल्सेस को, ऑयल सीड्स को सो करते हैं, एंड विच आर ब्रॉडकास्ट इन स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ राइस। जैसे कि राइस की क्रॉप है तो राइस की क्रॉप के साथ ही हम वहाँ पे पल्सेस है या फिर ऑयल सीड्स है उसकी क्रॉप लगा देते हैं बिफोर इट हार्वेस्ट। डज नॉट अलाउ इंटरवेंशन, जैसे कि टिलेज है, वीडिंग है, इरिगेशन है, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशंस है, इंटरवेंशंस नहीं होता है। बेनिफिट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि लैंड को हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं, फार्मर्स की इनकम को बूस्ट कर देता है। और कौन कौन से एरियाज़ में इसको प्रैक्टिस होती है, तो ये होता है बिहार में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में एंड ओडिशा में। अब बात करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। सो ग्रीन मैन्योरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन मैन्योर धाइंचा हैज़ रिसेंटली बीन कमेंस्ड इन तमिलनाडु। ग्रीन मैन्योरिंग की बात करें, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स belonging to leguminous family and incorporating them into soil after sufficient growth, generally grown as green manuring crop in India। धाइंचा की बात करें तो ये लाइफ स्टॉक को फीड करने के लिए यूज़ होता है, सॉइल के इम्प्रूवमेंट को करते हैं इससे। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, इम्प्रूव करती है सॉइल की स्ट्रक्चर को, इंक्रीज़ करती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, डिक्रीज़ कर देती है सॉइल के लॉस को जो भी इरोजन से होने वाला है, वीड प्रोलिफरेशन को रिड्यूस करती है, और रिक्लेमेशन जो है एल्कलाइन सॉइल का उसमें हेल्प करती है। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऐड हो जाता है सॉइल पे,
स्टिमुलेट्स करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। रिसेंटली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कंडक्ट किया है, रिवील किया है कि जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है मेंटेन्ड सॉइल फर्टिलिटी। तो क्या क्या है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जैसे कि हम यहाँ पे क्या होता है मेंटेनेंस करते हैं सॉइल फर्टिलिटी का, प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई का ऑप्टिमम लेवल पे, ताकि हमें जो डिज़ायर्ड प्रोडक्टिविटी है उसको हम सस्टेन कर सके, ऑप्टिमाइजेशन करके बेनिफिट्स का सारे पॉसिबल सोर्सेज से। क्या क्या सोर्सेज, जैसे कि ऑर्गेनिक सोर्सेज एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, एक इंटीग्रेटेड मैनर में। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करता है एंड सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शंस होता है, इस पे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखें टू प्रमोट INM, जैसे कि परगत कृषि विकास योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस टू प्रमोट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, PM प्रणम टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो इलीगल सैंड माइनिंग की बात करें तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिपोर्ट आई है ED से, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है तमिलनाडु में। तो सैंड रिसोर्सेज की बात करें, सैंड जो है वो सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज है पूरे वर्ल्ड में पानी के बाद से। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। मेन सोर्सेज अगर हम देखें सैंड का, रिवर्स है, जैसे रिवर बेड एंड फ्लड प्लेन, लेक्स एंड रिजर्वोयर्स, कोस्टल एंड मेरीन सैंड। रेगुलेशन क्या क्या है इंडिया में? सैंड क्या है? एक माइनर मिनरल है अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। रेगुलेशन जो है माइनर मिनरल का इंक्लूड करता है कंट्रोल इलीगल माइनिंग की। ये लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अंडर आता है। सो इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं सैंड माइनिंग के? बायोडाइवर्सिटी पे देखें तो इस पे हैबिटेट लॉस होता है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल फ्लोरा का, फोना का। हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन देखें, जैसे कि चेंज इन वाटर फ्लोज, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल एटसेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो डैमेज होता है ब्रिजेस में, रिवर एम्बैंकमेंट्स में, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। एक्सट्रीम इवेंट्स देखें तो इसमें एक्सट्रीम जो इवेंट है वो यही है कि जो प्रोटेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है, जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम इवेंट जैसे फ्लड्स, स्टॉर्म सर्च एटसेट्रा। कुछ की मेजर्स लिए गए हैं इंश्योर करने के लिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस सैंड माइनिंग में, सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस दी गई है 2016 में, विच इज सप्लीमेंटेड बाय एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020, ताकि रिस्टोरेशन हो सके, मेंटेनेंस हो सके रिवर इकोलॉजी का। सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क की बात करें, ये आई है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से, एनविसेज करती है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सैंड इन फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सैंड फ्रॉम क्रश्ड रॉक फाइन्स एंड सैंड फ्रॉम ओवरबर्डन ऑफ कोल माइंस। ओवरबर्डन ऑल्सो कोल्ड वेस्ट और स्पॉइल। इसका मतलब होता है वो मटेरियल जो कि एक एरिया के बिलो या फिर अबव लाई करता है, दैट लेंड्स इटसेल्फ टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि रॉक, सॉइल एंड इकोसिस्टम दैट लाइज अबव अ कोल सीम और एन और बॉडी। दूसरी इम्पोर्टेंट अगर हम यहाँ पे न्यूज़ देखें, चलिए दो दूसरे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।